नमस्कार। महा टीवी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ योगेश कुमार वीडियोग्राफर है। हमने कल जो एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि अमेरिका जो एक महासत्ता थी, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नेशन था, जो शक्ति थी, महाशक्ति थी, उस शक्ति की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, एक तरह से दयनीय हो चुकी है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या है, इसके बारे में कुछ बातें मैंने पिछले वीडियो में शेयर की थी। मुझे ये नहीं लग रहा था कि इस वीडियो का प्रत्यंतर 2 घंटे में दहशतगर्द लोग दिखा देंगे। ये वीडियो होने के बाद तकरीबन 2-2.25 घंटों के बाद काबुल के हमीद कारज़ाई हवाई अड्डे पर 2 बड़े बम विस्फोट हुए और इन विस्फोटों में कौन मरे? उनमें अमेरिका के सैनिक मरे हैं। अमेरिका के 13 सैनिक उसमें धराशायी हुए और अमेरिका के 18 सैनिक उसमें जख्मी हुए हैं, उनमें मतलब उनको इंजरीज हुई है। इनके अलावा भी तकरीबन 60 से 80 तक अफ़गान वहाँ के जो लोग थे, जो एयरपोर्ट में भीड़ करके आ रहे थे, जिनको अफ़गानिस्तान से बाहर जाना था, वो तो दुनिया से ही बाहर चले गए। और ये सब जो दहशतगर्द हमला हुआ, ये हमला ऐसे बताया जाता है कि आईसिस ने किया है और ये बताने वाले हैं तालिबान। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्दों की हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई है कि बावजूद अमेरिका के 5000 सैनिक वहाँ पर है, 5000 सिपाही वहाँ पर मौजूद है, इसके बावजूद वो वहाँ जाके बम विस्फोट कर सकते हैं और अमेरिका के लोगों को मार सकते हैं और बड़े आसानी से निकल जा सकते हैं। और इस पे तालिबान ने कहा है कि ये तो आईसिस ने किया है, इसमें हमारे भी कुछ लोग मरे हैं। ये आप कुछ समझ रहे हैं क्या चीज़ हो रही है? तालिबान और आईसिस ये इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये दोनों की जो मंशा है वो एक ही है कि इस्लामिक कट्टरवाद को पनपने देना, दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद की नींव मजबूत करना, ये दोनों का ध्येय है। तो इस तरह से तालिबान अपना पल्ला नहीं झटक सकते, लेकिन वो पल्ला झटकने में उनकी मदद करी है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने। ये होने के बाद जो बाइडेन साहब ने जो राष्ट्र के नाम छोटा सा संदेश दिया, उस संदेश में उन्होंने 2 चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे दहशतगर्द हमले होने की संभावना है। अरे, आपको इतना सब पहले से पता था तो इसको थोड़ा ठीक से प्लान तो करते कि पहले तो अपनी सेना हटा ली, बाद में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको बोला अच्छा अब आप आओ, फिर पता चला इनको तालिबान तो आने नहीं दे रहे, फिर थोड़ी सी सेना वहाँ झोंक दी। ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही गलत ढंग से लोगों का इवैक्यूएशन चल रहा है। और ऐसे में इन्होंने एक बात और कही। अब ऐसा है कि राष्ट्र नेता है तो ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र के बाकी लोग तो बड़े गुस्से हो गए। अमेरिका में खाली विरोधी दल नहीं, सत्ताधारी दल के लोग भी गुस्से होके जो बाइडेन से जवाब मांग रहे हैं कि आपकी ये क्या योजना थी, बड़ी घटिया योजना थी जिसमें अमेरिकन सैनिक धराशायी हो रहे हैं, अमेरिका की इज्जत दांव पे लग गई है। तो इन्होंने कहा कि हमें जैसे ही पता चलेगा जिन्होंने हम पर ये अटैक किया है, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, हम उनको ख़त्म कर देंगे, हमको ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बताया। और उसके बाद में बताया लेकिन हम वहाँ से भागने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। वो जिसको इवैक्यूएशन कहते हैं, वो असल में अमेरिका वहाँ से भाग रही है। अमेरिका अपने नागरिकों को, अपने दोस्तों को वहाँ से बाहर निकाल रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ से भाग रही है। अरे, आप उन पर हमला भी करने वाले हो, भागने वाले भी हो, आप करना क्या चाहते हो? ये एक डायलॉग मुझे याद आया अभी किसी हिंदी पिक्चर का। अरे भाई, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अच्युत पोद्दार का शायद ये डायलॉग था। तो ये पूरा कंफ्यूज्ड मामला है। लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति भी कंफ्यूज्ड है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के विरोधी दल के काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप क्लूलेस हो, आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। फिर जैसे भी हो, मैं भी अपनी तरफ से, हमारे महा एमटीवी परिवार की तरफ से उन धराशायी सैनिकों को और जो नागरिक धराशायी हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका कोई दोष नहीं था। उनका दोष सिर्फ यही था कि उनके जो लीडर थे, वो लीडरों ने अपना प्लानिंग ठीक से नहीं किया था और इनको मौत के मुंह में झोंक दिया था। और इसके लिए जिम्मेदार जो है, अब किनके ऊपर अमेरिका हमला करने वाला है, किनके ऊपर अमेरिका जाने वाला है? आईसिस, वो तो उनके नज़र में नहीं आता। अलकायदा, पहले तो कहते थे कि अलकायदा तो अफगानिस्तान से खलास हो चुका है, अब बता रहे हैं कि नहीं, अलकायदा वैसे भी मौजूद है। तो आपने अफगानिस्तान में जाके किया क्या? 20 साल बर्बाद करे,
2 लाख करोड़ डॉलर बर्बाद करे, तकरीबन 2,500 अमेरिकी सैनिकों की जाने गई और अफगानी के सैनिकों की सब 68,000 जाने गई। और मिला क्या? तो तालिबान को आपने आके सौंप दिया और उसके ऊपर तालिबान को आपने आपके आधुनिक हथियार भी दे दिए कि भाई पार्टिंग गिफ्ट जाते समय हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। ये क्या चल रहा है? बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति चल रही है यहाँ पर। और इसका प्रतिवाद अगर अमेरिका को सही मायने में करना है तो ये सब जो इनको तालिबान को खुश करो, उनको खुश करो, ये करो, ये सब छोड़ के अब कड़ी निंदा नहीं, कड़ी निंदा तो हमारे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमेशा करते थे। कड़ी निंदा नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा, बालाकोट करना पड़ेगा, उरी करना पड़ेगा, जब जाके, क्योंकि ये तालिबान जैसे आईसिस जैसे लोग हैं, ये शब्दों की भाषा नहीं समझते, इन्हें बंदूकों की भाषा समझ में आती है। तो मुझे लगता है अब इस कारण तो कम से कम अमेरिका अपना रवैया चेंज करेगा, पता नहीं करेगा भी या नहीं, क्योंकि ये जो आज के अमेरिका के लीडर है उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। खैर, ये एक बात हो गई। एक अच्छी बात यह है कि भारत के जो नागरिक वहाँ थे, भारत का जो कंसुलर स्टाफ था, जो भारत के सरकारी मुलाजिम थे, उनको भारत ने सक्सेसफुली वापस लाया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति का जो प्रयोग किया है, जिसमें हमारे लोगों को वापस लाने का काम चल रहा है, उसमें 800 से ज़्यादा लोग सुरक्षित रूप से भारत लौट आए हैं और भी ये ऑपरेशन जारी है। और एक याद रखिए, इस ऑपरेशन में तालिबान ने खलल नहीं डाली है। किस तरह से तालिबान को हमने समझाया, किस तरह से हमने उनको बताया कि हमारे लोगों को हाथ नहीं लगाए, मुझे पता नहीं। 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि हमने अफगानिस्तान में इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, उन प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस भी करना हो तो उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज है, भारत सरकार की इमेज है, वो ऐसी इमेज है कि वो किसी को छोड़ते नहीं है। फिर मैंने बालाकोट और उरी का रेफरेंस में दे सकता हूँ, शायद, मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमारे लोग सुरक्षित वापस आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। एक और छोटी सी चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। हमने अभी काफ़ी जगह में जंगल में आग लगी हुई देखी है, बहुत सारी जगह में, साइबेरिया के जंगल, तुर्की का जंगल, ग्रीस का जंगल, अमेरिका में आग लग रही है, कनाडा में आग लग रही है। ये जंगल जब जलते हैं ना, तो हमारे घर से तो बहुत दूर होते हैं, हम कह रहे अच्छा जंगल जल रहे हैं, वहाँ के जानवर भाग रहे हैं, ठीक है, काफ़ी दूर हो रहा है, लेकिन ये जलते हुए जंगल हमारे घर तक पहुँचने में देर नहीं लगती। इन्हीं जलते हुए जंगलों की एक कल्पना करके हम सोचते हैं कि जो शरणार्थियों का तांता दुनिया भर में लगा पड़ा है, ये उन्हीं जलते हुए जंगलों का एक वाइल्ड फायर जिसको कहते हैं, एक रूप है। यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजीज संस्था है, जो शरणार्थियों का हिसाब किताब रखती है, उन्होंने बताया अकेले 2020 साल में 8.5 करोड़ लोग शरणार्थी हुए। उनमें से कुछ तो नेचुरल डिजास्टर से, नैसर्गिक आपत्ति से शरणार्थी हुए, कहीं फ्लड आ गए, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ भूचाल आ गया, लेकिन ऐसे लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं। नैसर्गिक आपत्ति का जब शमन हो जाता है तो लोग अपने वापस जाके ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन्मादी धर्मवादियों के कारण हुए स्थापित है। इस्लामिक टेरर ग्रुप ले लो, तालिबान ले लो, हिजबुल्लाह ले लो, काफ़ी ग्रुप है दुनिया भर में, और हर जगह से ये शरणार्थियों को, अपने लोगों को अपने घरों से निकाला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनकी लड़कियों महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है, और ये बेचारे भाग जाते हैं, वो वापस आ नहीं पाते। तो ये लोग जो है, ये 8.5 करोड़ है, उसमें से 6 करोड़ तो ये लोग हैं, 6-7 करोड़। अब इन लोगों का खर्चा कौन पालता है? या तो यूनाइटेड नेशंस थोड़ा पैसा देती है, जो हम ही लोग देते हैं, हम सारे देश वाले, या फिर जिस देश में ये लोग पहुंचते हैं वो देश को उनका खर्चा उठाना पड़ता है। अच्छा, ये तो आते हैं बगैर किसी चीज़ के, वो तो बेचारे घर से निकाले गए, उनके पास तो कुछ होता नहीं है, तो इनको अपने ज़िंदगी में वापस खड़ा करने में भी बहुत मेहनत जाती है। और ये सब मेहनत उस देश के करदाता नागरिक करते हैं, जैसे हम करते हैं। 1971 में जब 60 लाख बांग्लादेशी विस्थापित हमारे यहाँ आए थे, मुझे याद है इंदिरा जी ने उस समय एक पोस्ट का टिकट निकाला था, जिसको शरणार्थी स्टैम्प कहते थे। 5 पैसे का टिकट था, लेकिन करोड़ों पोस्ट वाले, उस समय तो ईमेल तो था नहीं, तो करोड़ों पोस्ट कार्ड और सारे जो पोस्ट के थे उसमें हम वो 5 पैसे का टिकट चिपकाते थे। और 71 का वॉर होने के बाद भी 10 साल तक ये मौजूद रहा, क्योंकि ये खर्चा आता है, इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। दुनिया को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि धार्मिक उन्मादी अपने देश में चाहे जो उन्माद करे, उसका जो परिणाम है वो भुगतने के लिए हम लोग क्यों आए?
तो ये इनके या तो उन्माद बंद करो या फिर ये शरणार्थियों को उस देश से निकलना बंद करो, जो कि अमानवीय होगा। इसलिए उन्माद बंद करो। सारे देशों ने, सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, उन्होंने तो मिलकर ये सोचना चाहिए कि ये उन्माद का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बार बार ये लोग उन्माद करते रहेंगे, अपनी वाली चलाते रहेंगे और इनके शरणार्थियों को हम पालते रहेंगे। ये इससे आगे नहीं होना चाहिए। अरे हमारे पास अपने प्रॉब्लम बहुत है, हम इनको और ला के प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं चाहते। ये पिछली सरकार ने रोहिंग्यास को ला के रखा था, पता नहीं कहाँ से रेफ्यूजीज़ ला के रखे थे, लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए। इस बार तो लगता है कि हम लोग अफगानिस्तान से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ नहीं ला रहे हैं, लेकिन बाकी देश तो ला रहे हैं, उनका तो खर्चा होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा क्लियरली सोचना पड़ेगा कि इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। या तो ये धार्मिक उन्मादियों को हर जगह पे ख़त्म करना पड़ेगा ताकि शांति से लोग रह सके, या फिर कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने रख के मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमें अपने कमेंट्स बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अगर बेल आइकॉन प्रेस किया है तो हमारे नए वीडियो की इत्तिला हम आपके पास पहुंचा देंगे, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।